Good morning, students. Today I will start my next lecture from the chapter Change in Profit Sharing Ratio. In this lecture, I will explain accounting treatment of reserve and accumulated profit. I hope you all will understand the adjustment of goodwill which I explained in previous lecture. In this lecture, I will explain the accounting treatment of reserve and accumulated profit. For the accounting treatment of reserve and accumulated profit, you know about the reserve and accumulated profit. In balance sheet, various reserves are given which is created for future contingencies. In change in profit sharing ratio, we have to adjust these reserves and accumulated profit in partners capital account. So what adjustments related to the topic? So first is at the time of change in profit sharing ratio, various reserves and accumulated profit or losses exist in the book. जब भी आप change in profit sharing ratio से related adjustments करते हो तो आपको उस क्वेश्चन में वेरियस रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट गिवन होते हैं। तो इन प्रॉफिट्स को या इन लॉसेस को भी आपको एडजस्ट करना होता है और एडजस्ट करने से रिलेटेड वेरियस रूल्स होते हैं इस चैप्टर में। दीज रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओवर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इन रिजर्व्स को, जितने भी रिजर्व्स गिवन होते हैं या फिर कोई भी रिजर्व गिवन होता है, नॉर्मल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यू हैव टू एडजस्ट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कोई भी रिजर्व आपको अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, कोई भी रिजर्व गिवन होगा या कोई भी प्रॉफिट गिवन, जैसे आपने नेट प्रॉफिट क्रिएट करते हो आप प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वो जितने भी प्रॉफिट एंड लॉसेस के बैलेंसेस होते हैं, चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो चाहे वो डेबिट बैलेंस हो, उन सभी बैलेंसेस को आपको एडजस्ट करना होता है। एडजस्ट करने के लिए उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांटना होता है। तो इन दोनों ही चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स होंगी जो आगे मैं बताऊंगी आपको। Because reserve and accumulated profit or losses as on the date of change in profit sharing ratio were earned before the अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस बोल सकते हो आप, कि ये रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चैप्टर में क्यों एडजस्ट करते हैं। मीन्स रिजर्व को और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस कोई भी होता है तो उसको एडजस्ट क्यों किया जाता है? बिकॉज एट द टाइम ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि व्हाट इज़ द रिकन्स्टिट्यूशन, जब भी किसी फॉर्म के में कुछ भी चेंज होता है, चाहे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज करने से हो या किसी फॉर्म के नए पार्टनर के आने से होता है या उसकी डेथ से होता है, तो उस कंडीशन में हमें फॉर्म का क्या करना पड़ता है? रिकन्स्टिट्यूशन। तो रिकन्स्टिट्यूशन की कंडीशन ये होती है कि फॉर्म नहीं एंड होता है, लेकिन फॉर्म को दोबारा फिर से चलाया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। तो उस कंडीशन में जो भी पुराने पार्टनर्स होते हैं वो अपने प्रीवियस रिजर्व्स और जितने भी प्रीवियस प्रॉफिट्स होते हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं या लॉसेस होते हैं, वो खुद पुराने पार्टनर्स में बांटना चाहते हैं। इस वजह से जितने भी रिजर्व्स होते हैं और जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं उनको ओल्ड पार्टनर्स में बांटना होता है, बिकॉज एज एट द कंडीशन ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन। और ये क्यों अराइज होता है? क्योंकि रिकन्स्टिट्यूशन की सिचुएशन में हमें इन रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ता है ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर? नाउ अब मेन कंसेप्ट है आपका कि आप जब भी आपको क्वेश्चन में वेरियस रिजर्व गिवन होंगे, क्वेश्चन आपको होगा बैलेंस शीट की फॉर्म में, एक बैलेंस शीट गिवन होगी। उस बैलेंस शीट में जैसे आप लोगों को पता ही, एक साइड होती है लाइबिलिटीज़ और दूसरी साइड क्या होती हैं? एसेट्स। तो मैं आपको बुक से ही बता देती हूँ कि किस फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन देयर आर लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। तो यहाँ पे एक रिजर्व गिवन है आपको जो कि 90,000 है। तो जब भी आप
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन करोगे तो आप इस रिजर्व को एडजस्ट करोगे पुराने पार्टनर्स में, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो भी पुराने पार्टनर हैं वो फर्म को रिकंस्टिट्यूट करने से पहले अपने पुराने प्रॉफिट्स को या रिजर्व को आपस में बांट लें इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इस रिजर्व को, इस जनरल रिजर्व हो, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, चाहे क्रेडिट बैलेंस हो प्रॉफिट एंड लॉस का, या डेबिट बैलेंस, उन सभी को आपको एडजस्ट करना है। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी जनरल रिजर्व, तो इसी को एडजस्ट किया जाएगा। चल, तो फर्स्ट जनरल एंट्रीज क्या होती हैं? फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। नॉर्मली अगर आप रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हो तो सिंपल एंट्री होगी रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर जैसे मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन दिखाया था इसमें सिर्फ रिजर्व था, तो आपकी सिंगल एंट्री होती रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स मीन, या फिर बोल सकते हो ओल्ड पार्टनर्स। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्योंकि कोई भी पार्टनर नया नहीं आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे हम सभी पार्टनर्स को लेके चलेंगे। और कैपिटल और करंट अकाउंट की सिचुएशन तब है जब आपकी कैपिटल फिक्स होगी तो आप करंट वर्ड यूज़ करोगे, और जब आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो क्या वर्ड यूज़ करोगे आप? कैपिटल। तो रिजर्व होगा उसको भी डेबिट करना है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्रेडिट बैलेंस मीन्स नेट प्रॉफिट है तो उसको भी आप डेबिट ही करोगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसको भी डेबिट करोगे, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उसको भी डेबिट करोगे। लेकिन कंडीशन ये आ जाती है इन दो कंसेप्ट की सिचुएशन में, कई बार एक्सेस क्लेम ज़्यादा हो जाता है, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की सिचुएशन में मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू में डिफरेंस की वजह से भी रिजर्व में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो उन कंडीशंस में आपको अलग अलग टाइप से जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब भी आप इन रिजर्व्स को या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को आप ट्रांसफ़र करोगे तो नॉर्मल एंट्री क्या होगी? रिजर्व होगा तो रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो, और अगर ये दोनों है तो इन दोनों को एक साथ कर दो। क्लियर? नाउ फॉर ट्रांसफ़र और एक्यूमुलेटेड लॉस, अभी तो मैं बात कर रही थी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की, यहाँ पे बात हो रही थी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को, जिसमें आप बोलते हैं आपको लाभ हो रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं। लेकिन जब आपको एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी हो सकते हैं, उस कंडीशन में आपकी जनरल एंट्री रिवर्स हो जाएगी। वहाँ इस कंडीशन में आपके को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, और उस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस को, क्या डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस है, ये नेट लॉस, तो उस कंडीशन में आपको उसको क्रेडिट करना, क्योंकि सिंपल सी बात है अगर लॉस होगा तो हम उसे डेबिट ही करेंगे, क्रेडिट ही करेंगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्यों डेबिट किया जा रहा है? क्योंकि ये जो लॉस है हम इनके कैपिटल अकाउंट से निकालेंगे। उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसे खर्चे या ऐसे लॉसेज जिनको कई सालों तक राइट ऑफ किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस टाइप के एक्सपेंडिचर्स को भी आपको राइट ऑफ करना होता है, और राइट ऑफ करने के लिए आपको क्या एंट्री करनी पड़ती है? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। दिस इज़ बेस्ड ऑन क्वेश्चन, मीन्स क्वेश्चन की सिचुएशन पे बेस्ड होगा। अगर क्वेश्चन में ये है तो आपको सिर्फ यही लिखना है, अगर दोनों गिवन है तो आपको दोनों को ही क्रेडिट करना पड़ेगा। क्लियर? अभी मैं सिर्फ आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व से रिलेटेड वेरियस जर्नल एंट्रीज और उनकी कंडीशंस बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएं सारे कंसेप्ट। देन फर्स्ट है, जैसे यहाँ पे मेन चीज़ है आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये होता क्या है तो रिजर्व ही, प्रॉफिट में से हम कुछ पार्ट निकाल के साइड में रख देते हैं, या फिर फ्यूचर कंटीजेंसीज के लिए हम कुछ पार्ट प्रॉफिट का एज ए रिजर्व रख लेते हैं, रिजर्व संभाल के रख लेते हैं। तो वो तो हो गया जनरल रिजर्व, तो हो गया नॉर्मल रिजर्व। लेकिन जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन वर्कर्स के लिए जो कंपनसेशन, वर्कर्स के लिए को कंपनसेट करने के लिए जो रिजर्व बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कई बार क्या होता है, कई बार फैक्ट्रीज़ में जैसे कुछ एक्सीडेंट हो गया है या कुछ मिस हैपनिंग हो गई है किसी वर्कर के साथ, या कोई उसका हाथ कट गया या कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो उस वर्कर की को कंपनसेट करने के लिए कंपनीज अपने या फर्म्स अपने रिजर्व मेंटेन करके रखती हैं ताकि उस वर्कर को क्या मिल सके? कंपनसेशन मिल सके इन दिस कंटीजेंसी।
सो इट इज़ अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट। ये एक ऐसा रिजर्व है जो फर्म्स के प्रॉफिट से अलग निकाल के, प्रॉफिट से निकाल कर मेंटेन किया जाता है। टू मीट पॉसिबल लाइबिलिटी, ताकि किसी लाइबिलिटी, पॉसिबल लाइबिलिटी टू पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ इफ़ इट अराइजेस। ये तभी अराइज होगा, ये बोल सकते हो, जब कोई कंटीजेंसी अराइज होगी तभी हम उसको पे करेंगे। तो इट इज़ अ रिजर्व, कैसा रिजर्व है, सेट असाइड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू मीट पॉसिबल लाइबिलिटीज टू पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। क्लियर। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्या है, अगर कोई फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको फिल करने के लिए ये रिजर्व मेंटेन किया जाता है और वर्कर्स को पे किया जाता है इस रिजर्व के थ्रू। ठीक है। और इस क्लेम, ये जो क्लेम है ये अराइज भी हो सकता है और नॉट अराइज भी। जरूरी नहीं है कि हमें हर बार इस वर्कमैन कंपनसेशन से क्लेम पे करना ही पड़े। ये कंटीजेंसी पे डिपेंड होगा कि अगर किसी वर्कर के साथ कोई मिस हैपनिंग हुई है तभी हमें ये क्लेम पे करना होगा इस रिज़र्व से, नहीं तो ऐसा हमें नहीं करना पड़ेगा या पे नहीं करना पड़ेगा। उस कंडीशन में जो भी वर्कमैन कंपनसेशन का प्रॉफिट होगा या रिजर्व होगा पार्टनर्स को डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। तो वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड भी 3 टर्म्स हैं आपकी, वो क्या टर्म्स हैं, व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट। कई बार क्या होता है, व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कोई मीन्स हमने अपना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो मेंटेन किया लेकिन कोई कंटीजेंसी अराइज ही नहीं, कोई एक्सीडेंट या कुछ मिस हैपनिंग नहीं हुई। उस कंडीशन में पूरा का पूरा रिजर्व किसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड रेशो। एंट्री क्या होगी आपकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। क्लियर। Now second condition is when claim against workman compensation exist। यहाँ पे not exist means नहीं हुआ, कोई कंटीजेंसी नहीं, लेकिन यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिस्ट या क्लेम एग्जिस्ट हुआ है। यहाँ पे कोई क्लेम एग्जिस्ट नहीं हुआ था, यहाँ पे क्लेम एग्जिस्ट हुआ है। इस सिचुएशन में भी आपको क्या करना है, तो यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। In this situation, treatment of workman compensation claims depend on the amount of liabilities। अब इस कंडीशन में जब when claim against workman compensation exist, claim against workman compensation कई बार क्लेम हो जाता है, उस कंडीशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो इस कंडीशन में जो भी ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी पर डिपेंड होगा कि कितनी लाइबिलिटी अराइज हो गई है। तो यहाँ पे 3 पॉसिबल कंडीशन है। फर्स्ट क्या है हमारी, व्हेन क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पहली कंडीशन क्या है कि क्लेम किसके इक्वल है, मीन्स हमें फॉर एग्जांपल हमने रिजर्व में 1 लाख रुपीज़ रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल की बात हो रही है ना, व्हेन क्लेम इज इक्वल टू, और जो क्लेम हुआ है वो भी 1 लाख का ही हुआ है, मीन्स हमने रिजर्व में इतना पैसा रखा है और जो एक्सीडेंट हुआ उसमें भी हमें उस वर्कर को 1 लाख ही पे करना पड़ रहा है। मीन्स पूरा का पूरा रिजर्व किसको दे दिया गया, उस क्लेम के लिए यूज़ कर लिया गया। तो पार्टनर्स के लिए कुछ भी यहाँ पे अमाउंट नहीं बचती। तो इस कंडीशन में हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न। तो जनरल एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। यहाँ पे पार्टनर्स के लिए कोई अमाउंट नहीं है तो उनको कोई भी अमाउंट क्रेडिट नहीं होगी, पूरा का पूरा क्लेम, पूरा का पूरा रिजर्व उस क्लेम में ही एडजस्ट हो जाएगा। एंड सेकेंड कंडीशन है व्हेन क्लेम इज़ लोअर देन दी अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यहाँ पे कंडीशन क्या है, हमारा क्लेम है 80,000 का और हमने जो रिजर्व में रखा है ये आपका रिजर्व है और ये क्या है आपका क्लेम। यहाँ पे रिजर्व में 1 लाख रुपीज़ हमने रिजर्व में रखे हुए हैं, जैसे आप घर में भी और रिजर्व में रख, लेकिन जो कंटीजेंसी है ज़रूरत हमें सिर्फ 80,000 की पड़ी है। तो उस कंडीशन में एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यहाँ तो आप 1 लाख ही पोस्ट करोगे, देन
प्रोविज़न में कितने चले जाएंगे 80। बाकी का जो 20,000 यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो किसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, पार्टनर्स को। क्लियर। 1,00,000 की आपके रिजर्व की अमाउंट थी, 80,000 का आपका प्रोविज़न बना है, क्लेम बना, और जो 20,000 इसमें डिफरेंस बच रहा है वो कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तीसरी कंडीशन है व्हेन क्लेम इज़ हाइयर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तीसरी कंडीशन क्या है, व्हेन क्लेम इज़ हाइयर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कई बार क्या होता है, हमने रिजर्व में पैसा रखा है 1 लाख, वही सेम कंडीशन, ये रिजर्व की अमाउंट है, ठीक है, और क्लेम कितने का हो गया है 1,20,000 का। मीन्स हमने रिजर्व में सिर्फ 1 लाख रुपए रखे हैं, लेकिन हमारा जो क्लेम हुआ है वो कितना हुआ है 1,20,000 का। मीन्स ये जो 20,000 एक्सेस हैं ये कहाँ से निकाले जाएंगे, ये 20,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट से निकाले जाएंगे। यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन 1,00,000 का, और यहाँ पे कितना चला गया क्लेम, हमने इस क्लेम को पूरा कर दिया, लेकिन ये 20,000 रुपये कहाँ से निकाला गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ रिजर्व इज डेबिटेड टू रीवैल्यू। जितनी भी अमाउंट एक्सेस होती है, ये यहाँ पे जो डिफरेंस आया है उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। क्लियर। अब जो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में 20,000 की वैल्यू आई है उसको कहाँ से निकाला जाएगा, जब हम उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करके, इसमें 2 एंट्रीज आपको करनी है। फर्स्ट एंट्री इज दिस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट। और सेकंड एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट लगाओगे आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, और फिक्स कैपिटल में लगाओगे आप करंट वर्ड, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर। तो 3 कंडीशन है, व्हेन क्लेम इज इक्वल टू द रिजर्व, व्हेन क्लेम इज लोअर देन द वैल्यू ऑफ रिजर्व, व्हेन क्लेम इज हायर देन द वैल्यू ऑफ रिजर्व। तो तीनों ही कंडीशंस में आपकी अलग अलग जनरल एंट्रीज होगी और आप उसको कैलकुलेट करोगे। In next lecture I will explain numerical which is related to the workman compensation reserve account. Okay, thank you so much.